हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि जे.एंड.के में अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बियॉन्ड क्लासेस ने नई सीरीज स्टार्ट की है टॉप 100 क्वेश्चंस की। हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की वीडियो हम बनाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट हम करेंगे अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग से, क्योंकि ये सबको परेशान कर रही है। और जल्दी ही हम अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की टॉपिक वाइज क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी वेट कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है? ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि अकाउंटेंसी होती क्या है। देखो, अकाउंटेंसी जो है या बुक कीपिंग आप बोलते हो, ये निकली कहां से? ये वर्ड जो है अकाउंटेंसी का वर्ड आया कहां से? ये आया है अकाउंट वर्ड से। तो अकाउंट से बना है अकाउंटेंसी। इसका मतलब अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट मैटर है, अकाउंटेंसी जो हम पढ़ाई करते हैं, वो हम करते हैं अकाउंट की पढ़ाई। अब अकाउंट क्या होता है? अकाउंट अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो अकाउंट एक खाता होता है, कोई भी खाता। देखिए, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे तो अगर आपने किसी किराने दुकान पे आपने अपना खाता खोला है तो उसको भी हम खाता कहेंगे, वही अकाउंट कहेंगे। अगर आपने कहीं बैंक में खाता खोला है तो उसको भी हम वही अकाउंट कहेंगे। आपका कोई बिजनेस का खाता है, वो भी उसको भी हम अकाउंट कहेंगे। आपने कहीं पे पैसा लगाया है तो आप उसके लिए अपने पैसे का खाता बनाओगे, जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, वो भी खाता है। तो इन खातों की पढ़ाई हम अकाउंटेंसी में करते हैं। अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट मैटर खाता है, अकाउंट है, ठीक है। अकाउंटेंसी में हम अकाउंट के बारे में स्टडी करते हैं। जब हम खाते की बात करते हैं तो ये एक सिंपल सा एक वर्ड है और सिंपल सी एक चीज है, तो इसके लिए हमें एक पूरा सब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जो ये अकाउंटेंसी है ये पढ़ते हैं हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। जो बड़े बड़े बिजनेस या छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनके पर्सपेक्टिव से हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। मतलब उनमें जो इस अकाउंटेंसी इस्तेमाल होगी, उनमें जो हम खाते बनाएंगे, उस हिसाब से हम ये अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जैसे टाटा मोटर्स हैं, या छोटा मोटा कोई बिजनेस, उसके एंगल से जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, हम उसकी पढ़ाई करते हैं। उन बिजनेसेस में कौन सा खाता बनेगा, कौन से खाते को कौन सा रूल फॉलो करना है, यह हमें सिस्टमैटिकली पढ़ना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर हर एक बिजनेस अपने अपने तरीके से अकाउंट्स बनाएगा, अपने अपने तरीके से, तो उनको कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। एक आम आदमी को वो अकाउंट्स पढ़ने में परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही तरीके के अकाउंट सारे बनाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा? एक तो कंपेयर कर सकते हैं हम एक दूसरे बिजनेसेस के अकाउंट्स को, और यह भी देख सकते हैं कि आम आदमी भी उन अकाउंट्स को थोड़ा अच्छी तरह पढ़ सकता है, समझ सकता है, क्योंकि आम आदमी भी उन बिजनेसेस में स्टेक होल्डर होता है। मतलब उसका पैसा उन बिजनेसेस में लगता है, वो उनका बिजनेस का कस्टमर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है। तो उसको वो अकाउंट्स पढ़े जाएं, इसलिए अकाउंटेंसी एक पूरा सब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी है। ये यहाँ पे हमें हेल्प करता है, ये हमें कंपैरिजन में हेल्प करता है, ये हमें इजीली रीडिंग में हेल्प करता है, और ये हमें चीजों को याद रखने में हेल्प करता है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसेस में बिलियंस की जो ट्रांजैक्शन वो पर डे होती हैं। तो एक इंसान के दिमाग में ये चीजें रखना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं? हम अकाउंटेंसी का फायदा यहां पे ले लेते हैं। हम ऐसे अकाउंट्स बनाते हैं ताकि हमें ये चीजें साफ मिल जाएं। और इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमें एट द एंड ऑफ द ईयर, हर साल के आखिर में ये हमें बिजनेस का रिजल्ट बताता है। बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा या लॉस कितना हुआ, ये हमें बताता है एट द एंड ऑफ द ईयर। इसलिए हमने ये अकाउंटेंसी को एक सब्जेक्ट मैटर पूरा बनाया है। तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी है अकाउंट की पढ़ाई। अकाउंट क्या है? अकाउंट एक सिंपल खाता है जो हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। बिजनेस में बहुत से अकाउंट्स बनते हैं, वो हम आगे जब हम अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करेंगे वहां पे अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो ऑप्शन क्या है इसका? पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन चार में से अकाउंटेंसी का? तो पहला फंक्शन ऑप्शन जो है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो भी पैसे का लेन देन होता है, वो अकाउंटेंसी हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है। दूसरा है समराइजिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समराइज भी करती है हमारी अकाउंटेंसी। मतलब जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं उनका निचोड़ निकाल के हमें बताती है। ये उसका है
उसके बाद है इंटरप्रेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकली उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, उससे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम इंटरप्रेट कैसे करें, मतलब उसका मतलब क्या है, वो भी इसमें भी हमें अकाउंटेंसी हेल्प करती है। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है चीज का मतलब निकालना, किसी चीज का, किसी डेटा का मतलब निकालना, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबो। इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि अकाउंटेंसी हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में भी हेल्प करती है, समराइज करने में भी हेल्प करती है, और उसका मतलब निकालने में भी हमें मदद करती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not an advantage of accounting या accountancy? इनमें से कौन सी accountancy की एडवांटेज नहीं है? पहला है it helps in planning। बेशक ये प्लानिंग में हमें हेल्प करता है, क्योंकि देखिए अगर हमें पिछले साल का प्रॉफिट हमें पता होगा, पिछले साल की हमारी सेल कितनी होगी वो हमें पता होगा, तो हम वो आगे इस्तेमाल करेंगे, वही डेटा को हम आगे इस्तेमाल करेंगे पता करने के लिए कि आगे हमारा हम प्लान कैसे बनाएं। अगर हम पिछले साल की सेल हमारी 10 लाख रही, तो अगर हम अगले साल अपनी सेल 20 लाख करना चाहते हैं तो हम उसी हिसाब से प्लान बनाएंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली कि 10 लाख हमें सेल थी? वो हमें इंफॉर्मेशन मिली अकाउंटेंसी से ही। तो इसका मतलब इट हेल्प्स इन प्लानिंग, ये इसका ऑप्शन आंसर है। दूसरा, कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। बिल्कुल इसको हम एविडेंस इन कोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में हमें अकाउंटेंसी मदद करती है। तो जब हम कुछ चीज रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम एविडेंस कोर्ट में एविडेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को अगर हमारे खिलाफ किसी ने, हमारे बिजनेस के खिलाफ किसी ने केस कर दिया या कुछ भी हो गया, तो हम उसको एविडेंस की तरह, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की तरह कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट, इसका आंसर है। तीसरा अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप देखिए प्रिवेंट्स फ्रॉड। बिल्कुल ये भी एडवांटेज है अकाउंटेंसी की। कैसे? जब हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास बैंक में बैलेंस कितना है, हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, हमारे पास एसेट की वैल्यू क्या है, तो हमें कोई भी बंदा धोखा नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल हमारा कोई अकाउंटेंट है, वो हमें धोखा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हमें पूरा हिसाब किताब हमारे पास होगा। तो इसका मतलब डी भी इसका आंसर है। अब बचा सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है हमें? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। ये जो अकाउंटेंसी है ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होती है। इसका मतलब ये हिस्टोरिकल इन नेचर है, ये हमें हिस्ट्री के हिसाब से इंफॉर्मेशन देती है। बेशक हम उसको इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर के प्लानिंग के लिए, लेकिन है तो ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड, ये हमें फ्यूचर के डेटा पे कुछ हमें बताती नहीं है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है, मतलब ये इसकी एडवांटेज नहीं है। तो इसका आंसर सी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमें अकाउंटेंसी से इंफॉर्मेशन मिलती है उसके यूजर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर, दूसरे होते हैं इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होते हैं? जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं, जैसे बिजनेस की मैनेजमेंट, जनरल मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजर वगैरह, जो भी मैनेजर मिलके मैनेजमेंट बनाते हैं। दूसरा होता है इंटरनल। अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉइज हैं हमारे इंटरनल, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर काम करते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल की एग्जांपल लेंगे तो कस्टमर हमारा एक्सटर्नल है, हमारे जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो भी एक्सटर्नल है। इसके लिए आपको पूरी एक वीडियो बनाएंगे हम आगे जाके, तो उसके लिए आप क्लियर, वहां पे क्लियर हो जाएगा। आप इतना फिलहाल याद रखिए कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखेंगे, पहला है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर होता है वो बंदा जो बिजनेस को कोई चीज, या तो पैसा लोन देगा या तो कोई चीज बिजनेस को उधार पे देगा, वो होता है क्रेडिटर। ये हमारी लायबिलिटी होती है। तो ये इंटरनल नहीं है, ये बाहर का बंदा है। दूसरा है कंज्यूमर। ऑब्वियसली कंज्यूमर, कस्टमर, ये बाहर के लोग होते हैं जो हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ये भी ऑब्वियसली अंदर के लोग तो है नहीं। तीसरा है इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी बाहर के ही लोग हैं। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, कि इसका मतलब कि इनमें से कोई भी इंटरनल यूजर नहीं है बिजनेस का। इंटरनल यूजर होता है मैनेजमेंट, इंटरनल यूजर होता है एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ IFRS। IFRS की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, दूसरा है
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तीसरा है इंटरनेशनल फिस्कल रिपोर्टिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है इंडियन फिस्कल रिपोर्टिंग सिस्टम। इसका आंसर जो है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब IFRS क्या है ये भी आगे हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, तो वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इनमें से बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी नहीं है। पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, बिजनेस में जो जब भी पैसे का लेन देन होता है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जब पैसा हम पकड़ते हैं या पैसा हम किसी को देते हैं या किसी पे पैसा हमारा ड्यू हो जाता है या हम पे किसी का पैसा ड्यू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ड्यू होने का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी से चीजें उधार ली, अभी हमने उसको कैश तो नहीं दिया लेकिन हम पे उसका पैसा ड्यू हो गया, अब हम उसको पैसा ओव करते हैं, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि उसका पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। यहां पे पैसे का लेन देन अभी तो नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन है। कोई ऐसी चीज जहां पे पैसे का कोई लेन देन ना हो, ना एक्चुअल में कैश का लेन देन हो, ना ड्यू हो पैसा। ड्यू होने का मतलब है किसी पे पैसा आपका चढ़ जाना, ठीक है, तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम, ए गुड सोल्ड टू रमन ऑन क्रेडिट ₹1000। अगर हम किसी को उधार पे चीजें देते हैं तो उस बंदे पे हमारा पैसा चढ़ गया कि नहीं, तो इसका मतलब यह बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। दूसरा है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ₹200। कस्टमर जब हमें पैसे चीजें अपनी वापस देता है तो हमें उसको पैसा भी वापस देना पड़ेगा जो हमने चीजें ली हैं उससे, जो हमने उससे पैसे लिए हैं उन चीजों के लिए वो भी हमें वापस देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहां पे पैसे का लेन देन हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर 10,000। देखो हमने एस्टिमेट किया है कि हमारा प्रॉफिट अगले साल 10,000 होगा, अभी हमारा यह अंदाजा है सिर्फ, तो यहां पे पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या है, सी। इसका आंसर है सी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली है इंटेंजिबल एसेट्स कैन बी टच्ड। पहले आपको मैं बताऊंगा इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। एसेट पहले बताऊंगा क्या होता है। एसेट होता है कोई भी बिजनेस में आपकी प्रॉपर्टी जो आप फ्यूचर में अर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस में जिसको आप फ्यूचर में अर्निंग के लिए इस्तेमाल, कमाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपकी बिल्डिंग है, जैसे आपका मशीनरी है, जैसे आपका कैश पड़ा हुआ है, जैसे आपकी फर्नीचर है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके एसेट्स होते हैं। अब होते हैं दो टाइप के एसेट, एक होता है टेंजेबल एसेट, दूसरा होता है इनटेंजेबल। टेंजेबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे फर्नीचर, जैसे बिल्डिंग, जैसे मशीनरी। इनटेंजेबल एसेट होता है वो प्रॉपर्टी जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो, जैसे आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, किसी चीज पे आपका राइट कि उसकी कॉपी आप ही सिर्फ कर सकते हो, उसको सिर्फ आप बेच सकते हो। जैसे बुक्स पे होता है, बुक्स पे पब्लिशर का कॉपीराइट होता है, पब्लिशर के अलावा उस बुक को कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो होता है कॉपीराइट। वो कॉपीराइट टेंजेबल नहीं होता, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते, वो टेंजेबल फॉर्म में नहीं होता है, तो वो एक ऐसा एसेट है जो इंटेंजेबल एसेट है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इंटेंजेबल एसेट्स कैन बी टच, बिल्कुल गलत, ये नहीं है इसका आंसर। पहले ही मैं बोल चुका हूं कि इंटेंजेबल वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे बोल रहा है कि इंटेंजेबल एसेट्स कैन बी टच्ड, ये गलत है। गुडविल इज टेंजेबल एसेट, ये भी गलत है। देखो गुडविल क्या होता है, गुडविल एक एसेट होता है। एसेट क्या, लेकिन कौन सा एसेट, ये होता है एसेट एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस की रेपुटेशन की शक्ल में। मतलब अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो वो आपका एसेट है ना, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो ना कल को कमाई के लिए। कैसे कर सकते हो, आप कोई नया बिजनेस खोलोगे, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, लोगों को पता है कि ये बिजनेसमैन बहुत अच्छा है, तो वो लोग आपके पास आएंगे आपसे चीजें खरीदने के लिए। तो ये गुडविल जो है वो आपका एसेट है, लेकिन आप अपनी रेपुटेशन को, आप अपनी अच्छी इमेज को टच कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इसका मतलब गुडविल इज टेंजेबल एसेट, ये ऑप्शन गलत है। टेंजेबल होता है जिसको हम टच कर सकें, लेकिन गुडविल को हम टच नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन फिक्टिशियस एसेट कैन नॉट बी सोल्ड। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा समझाने के लिए, इसलिए हम यहां पे ये समझाएंगे नहीं, ये हम समझाएंगे आगे एक पूरी वीडियो में। तो इसका अभी फिलहाल ये समझिए कि फिक्टिशियस एसेट एक एसेट होता है जो
शक्ल तो एसेट की होती है उसको, लेकिन वो हम उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, उसको हम बेच नहीं सकते हैं। तो ये आंसर, ये ही सी इसका आंसर है। चौथा क्या है? फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट। ये गलत है। फिक्स्ड एसेट हमारे करंट एसेट नहीं होते, फिक्स्ड एसेट हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो एसेट होता है, वो प्रॉपर्टी होती है आपकी जो आप एक साल के अंदर अंदर या तो बेच दोगे या तो कंज्यूम कर लोगे, या तो मतलब खुद बिजनेस में इस्तेमाल करके वो खत्म हो जाएगा, या तो आप उसको बेच दोगे एक साल के अंदर। फिक्स्ड एसेट होता है जो आप एक साल से ज्यादा अपने पास बिजनेस में इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पर्सनल अकाउंट। अब आपको अकाउंट पता होना चाहिए इसके लिए कि अकाउंट क्या होता है। मैंने पहले ही बोला अकाउंट खाते होते हैं। खाते बहुत से टाइप्स के होते हैं। खातों को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, मॉडर्न तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से। फिलहाल ये जो पर्सनल अकाउंट है ये ट्रेडिशनल तरीके में आता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है। तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच में ही आपको 3 टाइप के अकाउंट्स बताता हूं पहले, उसके बाद कहीं आगे वीडियो जो बनेगी अकाउंट्स के बारे में वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल देखिए कि ट्रेडिशनल तरीके से हम अकाउंट्स को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा होता है? जो भी आपके एसेट्स होते हैं, जो मैंने पीछे समझाया आपको, जो भी आपके एसेट्स होते हैं उनके जो खाता बनेगा वो आपका रियल अकाउंट होगा। और जो खर्चे आपके होंगे या जो आपकी इनकम होगी उसके लिए जो आप खाता बनाओगे उसको बोलोगे नॉमिनल। और जो किसी बंदे का आप अकाउंट बनाओगे, वो बंदा इंसान हो, मतलब जिंदा बंदा हो, या कोई इंस्टीट्यूट हो, जैसे कोई स्कूल है, कोई बिजनेस है, उसका खाता आप अगर बनाओगे तो वो आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, या अगर आप बिजनेस का जो ऑनर है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, उसका अकाउंट बनाओगे आप तो वो भी पर्सनल अकाउंट है। लेकिन उस अकाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर मैंने बिजनेस में किसी के बिजनेस में पैसा लगाया तो मैंने किस नाम से पैसा लगाया, जो मैं बिजनेस में पैसा लगाता हूं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो उस पैसे का भी खाता बनेगा, उस बिजनेस में मेरे नाम से एक खाता बनेगा, मेरे पैसे का जो मैंने बिजनेस में उस बिजनेस में लगाया है। तो उस खाते को नाम देंगे हम कैपिटल अकाउंट। लेकिन है किसका वो अकाउंट? वो एक इंसान का अकाउंट है ना, वो मेरा अकाउंट है, तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट इसका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट इसका आंसर है, सीधी सी बात है। मशीनरी अकाउंट क्या है? मशीनरी हमारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये जो मशीनरी है ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। ठीक है, बिजनेस अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन आपको डाला हुआ है। तो ये बिजनेस अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता, ये दिमाग से निकाल लो कि बिजनेस अकाउंट नाम का कोई अकाउंट होता है और नाना देवो। इसका आंसर क्या है? ए, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक बंदे का अकाउंट होता है। किस बंदे का अकाउंट? जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट लायबिलिटी। पहले आप समझो कि लायबिलिटी किस बला का नाम है। लायबिलिटी होता है कोई भी ऑब्लिगेशन, बिजनेस पे, आपके बिजनेस पे कोई भी ऑब्लिगेशन जो आपने उतारनी है। मतलब या तो आपने किसी का पैसा देना है, या तो आपने किसी का कोई काम करना है, उसको बोलते हैं हम लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से अपने बिजनेस के लिए कोई सामान उधार पे खरीदा, अब आपने उसको पैसा देना है ना, तो वो बंदा आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी क्या होता है? या दूसरा है इसका फिक्स लायबिलिटी। 2 टाइप की लायबिलिटी होती है, एक करंट, एक फिक्स्ड। करंट लायबिलिटी होती है जो आपने एक साल के अंदर अंदर चुका देनी है। ठीक है, और फिक्स लायबिलिटी होती है जो आप एक साल से ज्यादा भी रख सकते हो और एक साल के बाद थोड़ा थोड़ा करके 5-6 साल या 10 साल या 15 सालों में उतारोगे, उसको बोलते हैं। जैसे बैंक लोन है आपका, बैंक लोन आप एक साल में नहीं उतारते हो, बैंक लोन को आप 5-6 साल या ज्यादा भी, कभी कभी जैसे हाउसिंग लोन है उसको तो 30 साल लगते हैं उतारने में। तो वो लायबिलिटी जो है वो आपकी फिक्स लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी हम इसको बोलते हैं। करंट लायबिलिटी होती है जो आपने एक साल के अंदर अंदर पैसा उतारना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी फ्रेंड से पैसा उधार लिया है, तो एक साल तक तो मुश्किल है फ्रेंड आपको उधार देगा, उसको आपने एक साल के अंदर अंदर उतार देना है वो पैसा, तो उसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी। तो अब इनमें से पहचानना है हमने करंट लायबिलिटी कौन सा है। पहला है लोन गिवन टू ए फ्रेंड। अगर आप किसी को लोन दोगे, लोगे नहीं, यहां पे देने की बात है, तो वो लायबिलिटी कहां से आई? मैंने पहले ही बोला लायबिलिटी होता है अगर हमने किसी का पैसा देना है या किसी का काम करना है, हम पे अगर कोई जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपने किसी फ्रेंड को लोन दिया तो वहां पे जिम्मेदारी नहीं, वो उस पे जिम्मेदारी है कि वो आपका पैसा दे। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इसका है नहीं। दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है एक किस्म का लोन होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम लेते हैं बैंक से,
और ये हमने 1 साल के अंदर अंदर उतारना होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमें 1 साल के अंदर अंदर इसका पैसा बैंक को वापस देना पड़ता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट अक्सर बिजनेसमैन जो होते हैं वो लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है हमें करंट अकाउंट पे। जैसे मेरे करंट अकाउंट में पड़े हैं 10,000 रुपए और मुझे 11,000 की जरूरत है, तो मैं बैंक से उस करंट अकाउंट पे लोन ले सकता हूं। उसको बोलता हूं मुझे मेरा 10,000 दो और मुझे 1,000 एक्स्ट्रा दो लोन के तौर पे, ताकि मैं ये जो 11,000 मुझे किसी को देने हैं वो मैं दे दूं, फिर आपके बाद में 1 साल के अंदर अंदर या कुछ महीनों के अंदर अंदर या कुछ दिनों के अंदर अंदर वो उतार दूं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट पे जो हमें लोन मिलता है वो करंट लायबिलिटी ही है, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका आंसर यही है। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? जब हम पब्लिक से उधार लेते हैं पैसा बिजनेस के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म होता है। ये हम 1 साल के अंदर नहीं उतारना होता, ये हमें 1 साल से ज्यादा रख सकते हैं अपने पास। तो ये इसका ऑप्शन नहीं आया। उसके बाद बोथ ए बी, ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका ऑप्शन है बी, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्काउंट गिवन टू डेटर्स इज कॉल्ड। देखिए, आप पहले डिस्काउंट पता होना चाहिए। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? जब भी हम अपनी प्राइस में कमी करके किसी को चीज बेचते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट। या हम जब चीज कोई खरीदते हैं और हमें जो उसकी एमआरपी होती है किसी चीज की, उससे सस्ती मिलती है चीज, तो उसको बोलते हैं, जो हमें पैसा कम पड़ता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। जैसे अगर कोई चीज 1000 की हमें 900 की मिली, तो जो 100 रुपए है वो हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, तो बिजनेस में 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम कोई चीज खरीदते हैं उस टाइम हमें जो डिस्काउंट मिलता है या हम किसी को देते हैं एक्चुअल चीज खरीदने के टाइम, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब कैश डिस्काउंट समझाऊंगा तब ज्यादा समझ आएगी क्या होता है। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब हमें हमारा किसी ने अगर फॉर एग्जांपल पैसा देना है और वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है टाइम पे, तो हम उसको बोल सकते हैं कि तू थोड़ा हमें पैसा कम दे लेकिन हमें पैसे फटाफट दे दे। तो उस टाइम उसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमसे किसी ने चीजें खरीदी थी उधार 10,000 रुपए की, और उसको बोला था हमने कि 2 महीने के अंदर अंदर पैसा हमारा उतार देना। ठीक है, अब 2 महीने होने वाले हैं और वो बंदा हमारे 10,000 नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब हम उसने बोला भाई तू हमें 9,000 ही दे दे लेकिन हमें तू पैसा दे दे। ये हमें उसको डिस्काउंट दिया 1,000 रुपए का कि नहीं? तो इस 1,000 के डिस्काउंट को हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। जब वो हमें एक्चुअल में कैश देने वाला होगा उस टाइम जो हम उसको डिस्काउंट देंगे उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। लेकिन एक्चुअल खरीदने बेचने के टाइम जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारी बुक्स में एंटर नहीं होता है, यह बात याद रखना। और कैश डिस्काउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर जरूर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं गया अभी बाजार कुछ खरीदने और वो चीज 1,000 रुपए की थी, मैंने 900 की खरीद ली, तो खरीदने बेचने के टाइम मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, इसको बोलूंगा ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर मैंने किसी का उधार देना है और उस बंदे ने मुझे बोला कि तू थोड़ा सा कम पैसा दे दे लेकिन दे दे फटाफट, उसको बोलेंगे हम कैश डिस्काउंट। दोनों में फर्क है ना, एक खरीदने बेचने के टाइम ट्रेड डिस्काउंट होता है, दूसरा एक्चुअल में पैसे जब उधार हो किसी का देना या लेना हो उधार किसी से, उस टाइम जो डिस्काउंट होता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो जो डेटर्स होते हैं, अब डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारा पैसा देना होता है। ठीक है, अब आप समझ आ रही है आपको ये लिंक? डेटर्स ने हमारा पैसा देना है, लेकिन कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो हमारा पैसा टाइम पे नहीं देते हैं, तो हम थोड़ा सा डिस्काउंट देके बोलते हैं तू भाई हमारा पैसा वापस दे दे फटाफट। तो उस डिस्काउंट को हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। इसका आंसर है कैश डिस्काउंट। ना सी आंसर है इसका, ना डी आंसर है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। जो भी हम डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं वो होता है कैश डिस्काउंट। लास्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखते हैं हमने ऑप्शन क्या है यहां पे। कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट इनवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहले आप देखिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो आपके मैन्युफैक्चरिंग, जो आप कोई चीज बना रहे हो बिजनेस में, उसमें डायरेक्टली पैसा जो लगता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेन बना रहे हो और पेन में प्लास्टिक तो लगता है, तो प्लास्टिक का जो खर्चा है वो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसको बनाने में मशीनरी पे इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप पेन बना नहीं सकते। और जो बंदा, जो वर्कर वहां पे काम कर रहा है, जिसके बिना वो मशीनरी चल नहीं सकती, तो उस पे जो उसको हम जो वेजेस देते हैं वो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे जो खर्चा लगता है वो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे जो हमने प्लास्टिक किसी से खरीदा अपने पेन के लिए और वहां से हमने अपनी फैक्ट्री तक वो प्लास्टिक लाना है कि नहीं, उस पे जो हमें खर्चा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। चीज बनने के बाद बाकी जो खर्चे लगते हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे हमारा पेन तो बन गया, अब हमने पेन अपने गोडाउन से या फैक्ट्री से दुकान तक पहुंचाना है, उस पे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ी लग रहा है, ये मैन्युफैक्चर तो चीज हो चुकी है पहले। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है चीज बनाना, उस पे खर्चा तो लग चुका है पहले। या जो दुकान पे हमने सेल बॉय रखा है, उसका खर्चा जो है वो है इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे तो ये खर्चा नहीं लग रहा, मैन्युफैक्चर तो चीज हो चुकी है पहले ही। ठीक है, समझ आया? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारा जो हम ये छोटी छोटी चीजें, ये सारा हम आगे वीडियोस में क्लियर करेंगे। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस कमेंट कीजिए कि आपको क्या क्या सीखना है। जितने ज्यादा जिस चीज के कमेंट होंगे हम ऑब्वियसली मोटिवेट हो जाएंगे कि उसी पे हम ज्यादा वीडियोस बनाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अब आपने देखना है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है? जो आपने चीज मैन्युफैक्चर की उसको अपनी फैक्ट्री से कहीं और ले जाना, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो पहला ऑप्शन गलत है। एडवर्टीजमेंट ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग पे तो थोड़ी लगती है। आप कोई मैन्युफैक्चर चीज कर रहे हो, वहां पे कौन सा एडवर्टीजमेंट खर्चा लगेगा? जब आपने चीज बेचनी होगी तब एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगेगा। तो ये भी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है। ठीक है, फ्रेट इनवार्ड का मतलब क्या है? जो फ्रेट होता है किराया, समझ लो एक किस्म का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ठीक है, तो इनवार्ड का क्या मतलब है? इनवार्ड का मतलब है जो आप चीज अपनी फैक्ट्री के लिए ला रहे हो। वो क्या ला रहे हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दी पहले कि आपने जो पेन बनाने उसके लिए जो प्लास्टिक लग रहा है आपका, ठीक है, वो आप कहीं और से अपनी फैक्ट्री के लिए ला रहे हो ताकि आप वो पेन बना सको। तो वो हुआ इनवार्ड, मतलब अपनी फैक्ट्री के लिए चीज लाने के लिए जो खर्चा लगा उसको बोलते हैं फ्रेट इनवार्ड। ठीक है, तो इनवार्ड जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। अगर आप फ्रेट इनवार्ड दोगे ही नहीं, मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उस प्लास्टिक पे दोगे ही नहीं, तो प्लास्टिक आपके बिजनेस तक पहुंचेगा नहीं, और जब पहुंचेगा नहीं तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये जरूरी खर्चा है ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो खर्चा जरूरी है उसको बोलते हैं डायरेक्ट। तो यहां पे लिख रहा है फ्रेट इनवार्ड इनडायरेक्ट, तो ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद है वेजेस। वेजेस क्या होता है? जो एक्चुअल फैक्ट्री में बंदा काम कर रहा होता है, एक या बहुत से बंदे, उनको जो हम मंथली सैलरी देते हैं उसको हम वेजेस बोलते हैं, ना कि सैलरी। सैलरी हम बोलते हैं जो ऑफिसर्स वगैरह को, जैसे मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनको सैलरी बोलते हैं। जो वर्कर्स होते हैं उनको वेजेस देते हैं। और वेजेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो पेन बनाना है और पेन बनाने के लिए आपको मशीनरी तो चलानी है, मशीनरी चलाने के लिए अगर वहां पे बंदा अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे? ठीक है, तो उस बंदे की जो वेज है, उसके जो हम तनख्वाह देते हैं मंथली, वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहां पे बोल रहा है इनडायरेक्ट, तो ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट है हमारा वो डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे भी हम वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। ये अभी 10 क्वेश्चन थे, अभी हमें पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसी ही वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। आप ट्यून इन कीजिए इस चैनल पे। थैंक यू।